बेथल मिशन स्कूल गोड्डा क्लास 9 के सभी छात्र छात्राओं, हम काव्यखंड पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड का पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता पढ़ने जा रहे हैं। हमने इनके जो रचनाकार हैं श्री राजेश जोशी जी, उनके बारे में पिछले वीडियो में जान चुके हैं। उनकी साहित्यिक विशेषताएं, उनके जीवन के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना। अब हम कविता को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। कविता की पहली पंक्ति है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। यहाँ पर कवि, मैंने आपको कवि के बारे में बताते समय बताया कि उन्होंने समाज में व्याप्त विषमता के बारे में अपनी काव्य कृतियों में विशेष चित्रण किया है और ये पूरी तरह से समाज को सुधारने के लिए कुछ न कुछ मानवता के हित में मानवता बनी रहे, इसके लिए अपनी काव्य कृतियों में रचनाओं में कुछ न कुछ बताया है और लिखा है। यहाँ पर ये बच्चों के काम करने की उम्र में काम करने की उम्र जब नहीं है, बच्चे हैं, वो उस समय जब काम करते जाते हुए दिखते हैं कवि को, तो उस पर उन्होंने ये रचना की है। और पहली पंक्ति का है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। अब ये पहला पद है इस कविता का, इसका हम पूरी तरह से व्याख्यान समझेंगे कि आखिरकार कवि इस पद में कविता की कहना क्या चाहता है। तो पहली पंक्ति को पहले समझते हैं। जब कोहरा होता है यानी कि बहुत ठंडी होती है, कोहरा के बारे में मैंने यहाँ शब्दार्थ जो लिख रखे हैं उसमें लिखा है, कोहरा का मतलब होता है धुंध। धुंध जैसे धुएं से आच्छादित आकाश का रूप ले लेता है, धरती तक पूरा धुआं दिखता है, उसे हम अपने शब्दों में कोहरा भी कहते हैं, लेकिन उसके लिए एक शब्द होता है धुंध। तो सब जगह धुंध दिख रही है। धुंध बनती है ओस के ऊपर से नीचे गिरते समय ठंडी की वजह से जम सी जाती है, धुएं का आकार ले लेती है। और इसी तरह वाष्पीकृत जो नीचे से पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर आकाश में जाकर विलीन होता है, वो न जाने ठंडी की वजह से ऊपर विलीन न हो जाने की वजह से वो भी कोहरे का रूप ले लेता है और वही धुंध बन जाती है। तो उस धुंध को से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि देखता है तो कवि को लगता है कि ये बच्चे जो इतनी ठंड में घर में होने चाहिए और इनको अब ये तो आपके पास, ये तो पढ़ाई लिखाई में, तो खेलने कूदने में, घर के आंगन में कुछ समय व्यतीत करना चाहिए, वो सुबह सुबह ही काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। अगली पंक्ति में लिखता है कि ये भयानक पंक्ति है। भयानक का अर्थ में लिखा है डर पैदा कर देने वाली। अब काम करने जा रहे हैं, बच्चे हैं, वो बच्चों की उम्र काम करने की नहीं होती। कभी ये इस बात से बहुत अंदर से आवेश में है, उसको लगता है आत्मीयता वो दिखाने का प्रयास करता है बच्चों के प्रति, और उस वात्सल्य की वजह से वो कहता है कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह अर्थात डर पैदा कर देने वाली पंक्ति है, क्योंकि समाज की भविष्य में बच्चे ही हमारे समाज की आधारशिला होते हैं। और बच्चे हमारे जहाँ उन्हें पढ़ना चाहिए, जिस उम्र में उन्हें पढ़ना चाहिए, जिस उम्र में उन्हें अपने जीवन को बनाने का जो समय है, उस समय वो काम के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ तो ऐसा है जिस विषमता के कारण वो अपने पढ़ाई की उम्र में काम पर जाने को मजबूर हैं। ना उन्हें ठंड से मतलब है, ना वो ये देख रहे हैं कि इतना धुंध है, इतनी कोहरे के बावजूद सड़क भी नहीं दिख रही, फिर भी वो देखता है कि हाथ में जहाँ उनके कलम होनी चाहिए वहाँ वो काम करने की कुछ न कुछ संयंत्र लेकर काम के लिए निकल पड़े हैं। और ऐसी स्थिति में देखने के कारण ही कवि कहता है कि सबसे भयानक हमारे समय की पंक्ति है, अर्थात सबसे डर पैदा कर देने वाली बात है। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। और कहता है कि डर पैदा कर देने वाली बात ये भी है कि हम ये सब चीज़ें जो बच्चों के बारे में हम देख रहे हैं, इसको हम व्याख्यान की तरह लिखते हैं अगर, तो ये और डर पैदा कर देने वाली बात है। अगर हम इसे जो है सवाल की तरह लिखें तो
ठीक होगा। आगे की पंक्तियों में यही लिखता है कवि कि लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। मतलब हमें ये सवाल समाज के सामने खड़ा करना चाहिए कि आखिरकार समाज में इतनी विषमता क्यों है। कुछ न कुछ तो कारण है जिसके कारण ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये उम्र इनकी काम करने की नहीं है, फिर भी ये काम पर जा रहे हैं। इस कविता के इस पद पे आप कुछ विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कवि राजेश जोशी की वैचारिक समझ हमारे सामने आती है और जीवन के प्रति जो उनकी निष्ठा है, उनका कठिन संघर्ष में भी वो अपना पक्ष सामने रखते हैं। उनका पक्ष ये है कि बच्चों की उम्र पढ़ाई लिखाई और खेलने कूदने की होती है, वो काम करने की नहीं होती। इसका पूरे कविता के पद का अर्थ जो होता है, उस अर्थ में आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में बच्चे काम पर जाने की स्थिति में, जहाँ एक बहुत मैच्योर व्यक्ति भी ठंड जब ज़्यादा होती है तो वो सोचता है कि ठंड ज़्यादा है, मैं अभी नहीं जाऊँ, वहाँ वो बच्चे इतनी आर्थिक विपन्नता झेल रहे होते हैं कि उनको वो ठंडी से बचने के लिए नहीं बल्कि कुछ न कुछ आमदनी करने का सोचकर घर से काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। इन्हीं सब बातों को उजागर करने के लिए मैंने आपको कवि के बारे में जब बताया था तो ये बताया था कि इन्होंने सदैव समाज का गहनता से चित्रण किया है। समाज में जो विपन्नता, समाज में जो विषमता व्याप्त है, उसका चित्रण करते हुए उन्होंने इस कविता का भी चित्रण किया है और इस कविता में भी उन्होंने सामाजिक विषमता को ही मुख्य रूप से दर्शाया है। अगली पंक्ति है जो कविता की, अगला पद है, पहली पंक्ति है अगले पद की, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। कहता है कवि कि जो बच्चों के खेलने के इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे उसमें बॉल होती है, गेम, उनको कहता है कि क्या ये बच्चों के हाथ में नहीं दिख रही है, बच्चों के हाथ में काम करने के वो सारे सामान दिख रहे हैं जिनसे लोग मेहनत करके कुछ न कुछ मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और यहाँ बच्चों को खेलने कूदने के सामान लिए होना चाहिए, तो यहाँ वो खेलने का कोई सामान नहीं लिया है। इसीलिए कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। अब यहाँ अंतरिक्ष का मतलब समझ लेते हैं, तो अंतरिक्ष का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर धरती आसमान मिले हुए दिखाई पड़ते हैं। अब इसको हम कैसे देखेंगे, जैसे हम मैदान में किसी मैदानी भाग में देखते हैं तो कुछ दूर तक हमें मैदान में दिखता है, उसके बाद हमें ऐसी जगह दिखती है जहाँ आकाश और धरती दोनों का मेल सा दिखाई देता है। ऐसी जगह को अंतरिक्ष कहते हैं। मतलब बहुत दूर सारी गेंदें फेंक दी गई हों, चली गई हों, जिसके कारण बच्चों के हाथ में ना आ गई हो। इसको प्रश्न की तरह वो कवि इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो ये चाहता है कि मैं समाज में जो विषमता है उसको अपनी कविता के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकूँ। फिर कहता है क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। यहाँ वो कहना चाहता है कि ये पढ़ाई लिखाई की उम्र में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि इनको किताबें नहीं मिल रही पढ़ने लिखने के लिए, और वो किताबें किसने खा ली हैं, दीमक ने। दीमक एक कीट होता है, कीड़ा होता है जो थोड़ा भी सीड़न पा जाता है तो लकड़ी और कागज की बनी वस्तुओं को चट कर जाता है, मतलब समाप्त कर देता है, खा जाता है। तो इसलिए कहता है सारी रंग बिरंगी किताबों को क्या दीमकों ने खा लिया है, अर्थात दीमक नाम के कीड़े ने खा लिया है। फिर कहता है क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, अर्थात क्या किसी पहाड़ के नीचे जो बच्चों के खेलने के खिलौने होते हैं वो क्या किसी ने दबा दिए हैं जिसके कारण इनको खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं मिलता, तो ये मजबूर है काम करने के लिए, जाने के लिए कि हमारे पास कुछ खेलने के लिए नहीं तो हम जाकर काम भी कुछ करते हैं। ऐसा कवि आशंका व्यक्त करता है। फिर क्या कहता है क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। जब मैंने कवि परिचय आपको बताया था तो उसमें बताया था कि इन्होंने विदेशी भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। यहाँ आप देखेंगे मदरसा शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है, विदेशी भाषा का शब्द है, फारसी उर्दू इन्होंने प्रयोग किया। मैंने पहले भी आपको बताया है, यहाँ मदरसा शब्द होता है विद्यालय। वास्तव में मदरसा उर्दू विद्यालय को कहते हैं, लेकिन हमें यहाँ उर्दू पाठशाला उर्दू विद्यालय न लेकर विद्यालय अर्थ लेना, उर्दू पाठशाला मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा है। मदरसा का मूल रूप से अर्थ उर्दू विद्यालय ही होता है, लेकिन इस कविता में मदरसा का अर्थ स्कूल है, विद्यालय है, जो सभी प्रकार के होते हैं। तो कहता है कभी कि क्या मदरसों की इमारतें यानी विद्यालयों की जो इमारतें हैं अर्थात भवन हैं,
ये सारे भवन हमें स्कूलों के क्या किसी भूकंप के कारण गिर गए हैं, ढह गए हैं, जिसके कारण ये स्कूल नहीं जा रहे हैं बल्कि काम में जा रहे हैं। फिर कहता है क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और सारे घरों के आंगन भी खत्म हो गए हैं एकाएक, मतलब एक एक करके। क्या क्या? एक सारे मैदान यानी खेल के मैदान, फिर सारे बगीचे का मतलब कहता है कभी कि जैसे हरे भरे पेड़ पौधों से भरा हुआ मैदान होता है जो उसको बागीचा कहते हैं, और बागीचे में भी जो जगह होती है उसमें भी बच्चे खेलते हैं। घर का जो आंगन होता है उसमें भी बच्चे खेलते हैं। तो वो इसी तीनों चीज़ों के लिए कहता है कि एक एक करके, एकाएक मतलब एक एक करके, एकाएक का प्रयोग अचानक में भी कहीं कहीं होता है। तो यहाँ एक एक करके जैसे मैदान, बगीचे और घर के मैदान क्या धीरे धीरे करके खत्म हो गए हैं, इस कारण से बच्चे काम पर जा रहे हैं, ऐसी शंका व्यक्त करता है कवि। तो यहाँ हम देखेंगे कि कुछ कवि की विशेषता होती है। कविता में कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि कविता की विभिन्न पंक्तियों में कवि ने क्या भाव व्यक्त किया है। तो आप देखेंगे ये जो मैंने आपको इस कार्य बताया इसमें भाव क्या परिलक्षित होता है। तो भाव बताने का मैं स्पष्टता के साथ आपके सामने रख रहा हूँ। कवि यहाँ मजदूरी करने वाले बच्चों को उचित सामान न मिलने की व्यवस्था के प्रति आवेश प्रकट करता है। अगर उनको सही उचित सामान मिल रहा होता, जिस उम्र में वो है, इस मजदूरी करने की जगह पे वो उचित सामान उनको जो जैसे खेलने का सामान है, पढ़ने का सामान है, और जहाँ खेला जाता है ऐसी जगह है जहाँ पढ़ा जाता है जैसे स्कूल आदि के भवन है, इस तरह की चीज़ें उन्हें मिली होती तो शायद वो नहीं जा रहे होते काम पर। और इस वजह से उसको आवेश भी थोड़ा सा है, जिसे हम कह सकते हैं कि कभी गुस्सा भी थोड़ा सा दिखा रहा है इसको लिखने में। एक तो ये भाव प्रकट हुआ है। दूसरा, कवि आत्मीयता तो बच्चों के प्रति दिखा ही रहा है, पहले पद में भी उसने यही दिखाया, लेकिन कुछ बेचैनी भी दिखा रहा है क्योंकि बार बार वो क्या का प्रश्न करता है। और इसमें प्रश्न शैली में जो काव्य में विशेष प्रभाव दिखाया है कवि ने, वो भी एक भाव सौंदर्य के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में प्रश्न शैली का प्रयोग किया है। और एक चीज़ और इसमें देखा होगा आपने, इसमें किताबें शब्द है, मदरसा शब्द है, ये शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। तो आप लिख सकते हैं कि कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में तद्भव शब्दों का और बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। प्रसंगानुसार विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। मदरसा एक विदेशी शब्द है, तो ये भी लिख सकते हैं प्रसंगानुसार विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। अगली पंक्ति, अगला पद इस कविता का है, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अब कवि इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती इस दुनिया में, नहीं होती अगर इस दुनिया में ये सारी चीज़ें, तो कितना डर पैदा कर देने वाली बात ये होती कि ना स्कूल के भवन होते, ना खेल के मैदान होते, ना खेलने के सामान होते, और ना कहीं भी घर के अंदर आंगनों में जो है जगह होती बच्चों के खेलने कूदने की, किताबें भी नहीं होती पढ़ने लिखने के लिए, ये सब स्थिति होती तो कितना भय पैदा कर देने वाली ये बात होती, अर्थात डर पैदा कर देने वाली बात होती। ये शंका व्यक्त करता है कभी ऊपर की दो लाइनों। फिर कहता है भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह, अब कहता है डर तो पैदा कर देने वाली बात ये है, लेकिन इससे भी ज़्यादा डर पैदा कर देने वाली बात यह है कि ये सारी चीज़ें हस्म मामूल हैं। हस्म मामूल मतलब ये कहता है कि ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई, कौन कौन सी, खेल के मैदान, बागीचे, रंग बिरंगी किताबें, आंगन, और ये बच्चों के लिए गेंद जैसी मतलब खेल खिलौने, ये सब चीज़ें जो हैं ये आज भी ज्यों का त्यों हैं, ये दुनिया से कहीं चले नहीं गए। इनके होने के बावजूद बच्चे इनको नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनके पास नहीं है, मतलब कोई न कोई तो ऐसा कारण है जिसको व्यक्त करने का प्रयास है कवि के द्वारा कि ये सब दुनिया में होने के बावजूद इनको जो है बच्चों तक इनकी पहुंच नहीं है। अर्थात यहाँ लिखा है इसलिए भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हैं। हस्म मामूल का मतलब है ज्यों का त्यों, जैसे था वैसा ही है। पूरी दुनिया मतलब इस समाज के अंतर्गत
जो भी चीज़ें हैं बताया कभी नहीं, ये सब कुछ है, ये कहीं चली नहीं गई। वो तो शंका व्यक्त कर रहा था कभी कि ये कहीं चली गई, भूकंप से इमारतें गिर गई हैं और पहाड़ के नीचे खिलौने दब गए हैं, ये सब बातें आपने पिछले पदों में पढ़ा। तो ये एक शंका व्यक्त कर रहा था कभी, बल्कि अब कह रहा है कि ये तो ज्यों का त्यों इस दुनिया में है, इससे भी भयावह बात है, क्योंकि डर पैदा कर देने वाली बात यही है कि ये सब कुछ ज्यों का त्यों है, फिर भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, मतलब कहने का कि वो किसी इस व्यक्तिगत एक जगह की बात नहीं कर रहा है, वो इस दुनिया में हजारों सड़कों की बात कर रहा है, मतलब पूरी दुनिया को एक साथ लेकर अपनी कविता में वो चल रहा है। वो कहता है हजारों सड़कों में बहुत ज़्यादा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आगे लिखता है बहुत बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य कवि की ये है कि छोटे छोटे बहुत कम उम्र के बच्चे जो आर्थिक विपन्नता समाज की में जो विषमता व्याप्त है उसके कारण उनके पास ये सब चीज़ें उपलब्ध न होने की वजह से वो काम करने को मजबूर हैं, न वो ठंड से डर रहे हैं, न वो कोहरे से डर रहे हैं। और इतनी ठंड में सुबह सुबह ही जब बहुत तेज़ ठंड होती है तभी वो काम के लिए निकल पड़ते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कवि इस पद में कौन कौन सी विशेषता दिखाता है, तो इसमें देखेंगे कि कवि ने सभी साधनों के उपलब्ध होते हुए भी काम करने वालों की उनसे वंचित रहने की चिंता व्यक्त की है। मतलब वो सारे साधन उपलब्ध हैं इस दुनिया में, लेकिन उनसे वो बच्चे जो काम पर जा रहे हैं वो वंचित हैं। तो ये एक प्रकार की चिंता कवि के द्वारा व्यक्त की गई है इन पदों में। बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, ये जो लाइन आई है इसमें आपने पिछले जो आपका अभी पीछे का वीडियो व्याकरण का था, अलंकार हम जब हम पढ़े थे तो उसमें हम अनुप्रास अलंकार, हम शब्द अलंकार में पढ़े थे। वो अलंकार इस पंक्ति में पूरी तरह से परिलक्षित होता है। आप देखें बच्चे दो बार आया है तो बच्चों में चा वर्ण दो बार रिपीट हुआ, तो अनुप्रास अलंकार वर्ण की आवृत्ति के कारण होता है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह छोटे छोटे, इसमें भी टा वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। हस्म मामूल, ये शब्द जिसका मैंने आपको अर्थ बताया, जैसे को जैसा था वैसा, अर्थात ज्यों का त्यों, ये विदेशी भाषा का शब्द है। और विदेशी भाषा में मैंने आपको कवि का जब जीवन परिचय बताया था, साहित्यिक विशेषताएं बताई थी, तो बताया था कि इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये जो हस्म मामूल शब्द है ये उर्दू भाषा का शब्द है, विदेशी शब्द है। तो एक चीज़, एक विशेषता, एक इसकी काव्यगत विशेषता है। और काव्यगत विशेषताओं को भी कभी कभी किसी प्रश्न के द्वारा आपके मतलब कविता की पंक्तियाँ प्रश्न पत्र में छपी होती हैं, नीचे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में काव्यगत विशेषताएं क्या हैं। तो काव्यगत विशेषताएं मैंने इस पद में आपको जो बताई, पीछे के पदों में जो बताई, यही काव्यगत विशेषता के अंतर्गत आती है, यही भाव सौंदर्य के अंतर्गत आता है। कवि का क्या भाव है, कवि क्या चाहता है, आपने देखा कि यहाँ कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई। जैसे अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया जिस लाइन में, वहाँ अनुप्रास अलंकार है। चिंता किस बात की व्यक्त की है कवि, वो कुछ न कुछ जो साधन इस दुनिया में उपलब्ध हैं जो बच्चों के लिए हैं, लेकिन उन्हें उपलब्ध नहीं, उनसे वो बच्चे वंचित हैं, वो बच्चे जो काम पर जा रहे हैं, इस बात की चिंता व्यक्त करने की विशेषता है इस पद में। और हस्म मामूल जैसा विदेशी शब्द जो विदेशी भाषा का है उसका भी इस्तेमाल किया है कवि राजेश जोशी ने। इस प्रकार हम इस कविता को अच्छी तरह समझ पाए हैं और आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी। अब अगले वीडियो में हम और कुछ आगे का नया पढ़ेंगे। धन्यवाद।